हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड, अगर यह फंड आपका पोर्टफोलियो है तो आपका पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न कमा कर सकते हैं और क्या आपका पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिस्क पड़ती है, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह फ्लेक्सी कैप फंड तो नवंबर 6, 2023 तक खुला हुआ है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है कि 5,000। अगर इन्वेस्टर 3 महीने से पहले एक्सिट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सिट लॉट होते हैं कि 1%। अगर इन्वेस्टर 3 महीने के बाद एक्सिट करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी एक्सिट लॉट नहीं है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो यह तो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स को इंक्लूडेड होते हैं। यह हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ही इसका बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाते हैं और आलोक बाली इसको मैनेज कर दिया जाता है। इसमें कोई भी एंट्री लोड नहीं है। हमने अब तक एनएफओ का बेसिक की फीचर्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज देखेंगे तो ये तो फ्लेक्सी कैप फंड होने के कारण ये तो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। इसमें फ़ंड मैनेजर को कोई भी लिमिट नहीं होते। वो चाहते हैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो एलोकेशन को किसी भी समय चाहते हैं तो भी वो तो बदल कर सकते हैं। इसमें देखें तो फंड मैनेजर सही एलोकेशन और सही सिलेक्शन वजह से अल्फा जनरेट करने के लिए प्रयास करते हैं। वो देखें कि हर सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और कितना एलोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए कंप्लीट फ्रीडम होते हैं कि हर कैपिटलाइजेशन और हर सेक्टर में वो कितने चाहते हैं वो तो उतना इन्वेस्ट कर सकेंगे और कि किस स्टॉक्स को चुनना चाहिए। और देखें तो यह सारी फ्रीडम तो उसके लिए सही एलोकेशन और सही सिलेक्शन के लिए मदद कर सकते हैं, जिसके वजह से वो तो अल्फा जनरेट करने के लिए प्रयास करते हैं इन्वेस्टर के लिए। और देखें तो यह फ्लेक्सी कैप फंड होने के कारण फंड मैनेजर चाहते हैं तो वो तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए फंड मैनेजर के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अगर लार्ज कैप आउटलुक तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ज़्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर स्मॉल कैप आउटलुक तो अच्छा दिख रहे हो तो ज़्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फंड मैनेजर चाहते हैं तो उसका वेटेज तो लार्ज टू मिड, मिड टू स्मॉल भी बदल कर सकते हैं। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता कि फंड मैनेजर मार्केट आउटलुक पर निर्भर होते हुए उसका स्टॉक्स को चुनना चाहिए। हमने आपको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानकारी मिल चुका है और यह इनएफओ का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी जानकारी मिल चुका है। अब देखें कि इसका मेरिट्स क्या होते हैं। अगर देखें तो यह हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे। अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में यह तो कैपिटल अप्रिसिएशन दे सकेंगे और लॉन्ग रन होते हैं कि 7 ईयर से भी ज़्यादा। अगर देखें तो ये तो फ्लेक्सी कैप फंड होने के कारण इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन तो ज़्यादा ही पॉसिबल होते हैं, क्योंकि ये तो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन और अक्रॉस सेक्टर इन्वेस्ट करने के कारण इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना कर सकेंगे। तीसरा एडवांटेज होता है कि ये तो बदलते हुए मार्केट से भी फ़ायदा ले सकते हैं। अगर फंड मैनेजर चाहते हैं तो उसका वेटेज तो लार्ज टू मिड और भी कोई भी अदर कैपिटलाइजेशन को भी बदल कर सकते हैं। वो तो एक अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टोरल आउटलुक पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते हुए अदर सेक्टोरल एलोकेशन को इन्वेस्टमेंट को कम भी कर सकते हैं। उसी तरह वो तो अल्फा भी जनरेट कर सकेंगे। और देखें तो ये तो इक्विटी फंड होने के कारण लॉन्ग रन में इसके लिए ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देने के लिए। इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपको यह जानकारी होना चाहिए कि इसमें कितना रिस्क पड़ती है और वो रिस्क आपको किस तरीके से अफेक्ट कर सकेंगे। जब आप एनएफओ का मेरिट्स के बारे में सोचते हैं तो आपको डीमेरिट्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ये तो इक्विटी फंड होने के कारण इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा खतरनाक हो सकेंगे। अगर आपके लिए पैसा तो 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए होना चाहिए तो यह इन्वेस्टमेंट तो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शॉर्ट रन में मार्केट तो क्रैश हो सकेंगे और मार्केट तो करप्ट हो सकेंगे। अगर देखें तो शॉर्ट रन में इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि तो नेगेटिव रिटर्न देने के लिए। इसलिए अगर आप तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अवॉइड करने ही एक अच्छा तरीका हो सकेंगे। अगर अपने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और पहले समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका कोर पोर्टफोलियो में है तो सूटेबल होते हैं, और कि आप तो इसी तरह कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं,
उस समय आप तो ये NFO को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तो इसी तरह कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो रिस्क नहीं लेने चाहते हैं तो अब तो यह NFO से दूर रखना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है, क्योंकि ये NFO में स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एक्सपोजर होने के कारण इसमें ज़्यादा रिस्क पड़ती है और वो ज़्यादा रिस्क आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए खतरनाक हो सकेंगे। अगर देखें तो इसके बावजूद कंजर्वेटिव इन्वेस्टर तो और भी दो चीज़ों के बारे में चिंता लेने की ज़रूरी पड़ती है अगर वो NFO के बारे में सोचते हैं तो। अगर देखें तो ये तो NFO होने के कारण इसमें कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपके लिए कोई भी जानकारी नहीं होता है किस तरीके का फ़ंड इसमें है और किस तरीके का फ़ंड तो फंड मैनेजर चुनते हैं। और देखें तो फंड मैनेजर किस तरीके का अप्रोच को फॉलो करते हैं, बॉटम अप और कि टॉप डाउन अप्रोच, और कि है तो किस तरीके का सेक्टर एलोकेशन दे दिया जाते हैं। अगर आपके लिए यह सभी जानकारी नहीं होने के कारण आपको रिस्क तो एनालाइज नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप तो ब्लाइंड रिस्क लेने के लिए समान होते हैं। वो ब्लाइंड रिस्क आपको फाइनेंशियल गोल्स को हर्ट कर सकेंगे लॉन्ग रन में। अब हम देखते हैं कि एक दूसरी चीज़ क्यों यह कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए उतना आइडियल चॉइस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड ना होने के कारण इन्वेस्टर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये तो बुल और बैर मार्केट में किस तरीके से बिहेव करते हैं और फंड मैनेजर इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं। इसीलिए इसमें कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड और कोई भी पोर्टफोलियो ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ब्लाइंड रिस्क लेने के लिए समान होते हैं और वो ब्लाइंड रिस्क उसका फाइनेंशियल गोल्स के लिए अच्छा नहीं होते हैं। अगर इन्वेस्टर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो वो तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे, लेकिन यह NFO में इन्वेस्टर तो ब्लाइंड रिस्क लेने की ही ज़रूरी पड़ती है और जिसके कारण उसका पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिस्क भी बढ़ती है। हमने अब तक NFO का मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों देख लिया, लेकिन भी आपके लिए एक सवाल उठते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं और कि ना करूं। वो तो आप किस तरीके का इन्वेस्टर हो उस तरीके पर निर्भर होते हैं, लेकिन फाइनल टेक अवे मैं ये कर सकता हूँ, अगर आपने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो आप तो यह फंड से दूर रखने की ज़रूरी पड़ती है। जिस समय तक यह फंड तो एक अच्छा पोर्टफोलियो और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनते हैं उस समय तक आप तो यह फ्लेक्सी कैप फंड से दूर रखने की ज़रूरी पड़ती है। फिर अगर आपने फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप तो एक्सिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड को देखना चाहिए जिसके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं। अगर आपने इसी तरह के NFO चुनते हैं जिसके पास कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, वो तो कोई भी पर्पस नहीं देता आपका फाइनेंशियल गोल्स में और कोई भी पर्पस नहीं देता आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अगर आपने एक अग्रेसिव इन्वेस्टर और आपके पास स्पेयर मनी होते हैं तो इसमें आप तो एक्सपेरिमेंट बेसिस में इन्वेस्ट कर सकेंगे, वो तो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने ही एडवाइसेबल होते हैं। अगर आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट स्कीम चुनना चाहते हैं तो आप तो फाइनेंशियल प्लानर कंसल्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानर के लिए जानकारी होता है कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे या नहीं, और इसमें होने वाले रिस्क और आपका रिस्क अपडेट दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं। और देखें तो यह फंड में होने वाले पोर्टफोलियो और आपका एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो दोनों मिक्स होते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। यह सारी चीज़ के बारे में जानकारी फाइनेंशियल प्लानर आपके लिए देते हैं और यह जानकारी आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।